हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज जानेंगे कि किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बना, यानी कि कपड़े का निर्माण, कपड़े की यात्रा के बारे में जानना है। किस तरह से कपड़े बनते हैं, किस किस टेक्सचर के होते हैं, किस तरह से फाइबर्स से कपड़े बनते हैं, वही आपका चैप्टर है, उसी को आपको समझना है। आज के चैप्टर में हम जानेंगे फाइबर टू फैब्रिक। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखेंगे किस तरह से कपड़े फाइबर से फैब्रिक के रूप में कन्वर्ट हो गए। क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि किस तरह से तंतुओं से धागे का निर्माण होता है, किस तरह से धागों से कपड़े का निर्माण होता है, उसको आपको इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कि फाइबर, तंतु जो हैं वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम तंतुओं के बारे में हम जानेंगे। आप सभी देखते हैं, वी सी क्लोथ और फैब्रिक ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के हम कपड़े देखते हैं। अब जैसे आपका जो कपड़ा आपने पहना है, आपके सहपाठी का हो सकता है वो कपड़ा ना हो, या आपके शिक्षक का वो कपड़ा ना हो। अलग अलग लोग आपको वैरायटी के कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे कपड़े, हमारे घर में बिछाई जाने वाली चादरें, बेडशीट्स, हमारे स्कूल बैग्स और घर में लगाए जाने वाले पर्दे, कर्टन्स, ये सभी फैब्रिक से बने हुए होते हैं। सभी किससे बने हुए होते हैं? फैब्रिक से। फैब्रिक, जिनको हम कपड़ा कहते हैं। आस्क योर मदर टू गिव यू अ सिल्क साड़ी। अगर आप अपनी मम्मी से एक सिल्क साड़ी की डिमांड करते हैं कि आप हमें सिल्क की साड़ी दिखाइए, है ना, और उसके बाद आप एक जीन्स लेते हैं, है ना, दोनों आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक साथ में एक सिल्क का कपड़ा लिया और एक जीन्स लिया। अब उसके बाद आप कंपेयर करिए, कैसे? छू करके आप कंपेयर करेंगे कि साड़ी का टेक्सचर कैसा है और जीन्स का टेक्सचर कैसा है। तो ऐसा होगा, जो जीन्स है वो बहुत रफ होगी, हार्ड होगी, और साड़ी जो होगी सिल्क की साड़ी वो स्मूथ होगी और सॉफ्ट होगी। तो ऐसे क्यों ये जीन्स रफ है, हार्ड है, क्यों सिल्क की साड़ी स्मूथ है और सॉफ्ट है, उसके बारे में आपको जानना होगा। फैब्रिक जो है बच्चों, वो बेसिकली आपका फाइबर्स से बनते हैं। फैब्रिक जो कपड़े होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग प्रकार के फाइबर्स से बनते हैं, यानी कि जो कपड़े हैं वो तंतुओं से बनते हैं। फाइबर्स और लॉन्ग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स। फाइबर्स क्या हैं? फाइबर्स लंबे लंबे फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट कैन बी रोल्ड टुगेदर टू फॉर्म थ्रेड्स, जिनको एक दूसरे के साथ रोल करके धागों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। They can be obtained from a wide variety of sources. इनको हम अलग अलग तरीके के स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। Depending on the origin of a fiber, it can be classified as natural or synthetic. अब वो फाइबर जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्राकृतिक तंतु के रूप में काम कर रहा है वो, या वो कृत्रिम तंतु के रूप में काम कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन ऑफ अ फाइबर, इट कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो तंतु आपका पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो आपके प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में हम किसको किसको रख सकते हैं? नेचुरल फाइबर्स में जैसे आपका प्लांट होता है कॉटन प्लांट, तो कॉटन प्लांट से मिलने वाला फाइबर, नेचुरल फाइबर्स को, कॉटन प्लांट से मिलने वाला फाइबर आपका नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि प्राकृतिक तंतु की श्रेणी में आता है। जूट, जिससे आपकी रस्सी वगैरह बनती है, जूट के बैग, झोले,
और बहुत सजावटी सामान ये सब भी बनते हैं। तो ये जूट जो है ये भी आपका पौधे से प्राप्त होने वाला तंतु है। तो जूट क्या हो गया? जूट आपका नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक तंतु की कैटेगरी में आता है। वूल यानी कि ऊन, वूल भी आपका प्राकृतिक तंतु की कैटेगरी में ही आता है। और आ गया सिल्क, सिल्क भी आपका प्राकृतिक तंतु की ही कैटेगरी में आता है। वूल और सिल्क आपका जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कॉटन और जूट जो है वो आपको पौधों से प्राप्त होते हैं। अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, इनको हम आर्टिफिशियली अगर बनाएं, अगर तंतुओं को हम आर्टिफिशियली बनाएं किस तरह का? रसायनों का यूज करके, यूजिंग केमिकल्स, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं, यानी कि कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। जैसे कि आजकल नए नए कपड़े बन रहे हैं जिसमें कॉटन सी फीलिंग होती है, लेकिन वो कॉटन नहीं होते। रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सभी जो हैं ये कृत्रिम तंतुओं की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये नेचुरल नहीं होते। नेचुरल का मतलब प्रकृति से हमें नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए हमको केमिकल्स का यूज करना पड़ रहा है। और केमिकल्स का यूज करने के बाद ये सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो बन पा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर। ये सभी जो है ये कृत्रिम तंतुओं की श्रेणी में आते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके के फाइबर्स में। नेचुरल फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर यानी जो प्राकृतिक तंतु हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका हो गया जंतुओं से मिलने वाला तंतु और दूसरा प्लांट्स से, पौधों से मिलने वाला तंतु। एज देयर नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। ऐसे तंतु जो आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर्स कहलाते हैं। व्हाइल दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। और जो जंतु आपके जंतुओं से जो फाइबर मिलता है, जंतुओं से जो तंतु हमें मिलते हैं वो आपका एनिमल फाइबर्स यानी कि जंतु तंतु कहलाते हैं, है ना। अगर हम बात करें कॉटन की, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्मर, while सिल्क एंड वूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लैटर। फाइबर्स में आप देख रहे हैं ये आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में पहला है आपका एनिमल फाइबर और दूसरा है आपका प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर वो जो आपको जंतुओं से मिलते हैं और प्लांट फाइबर वो जो आपको वनस्पतियों से मिलते हैं। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। प्राकृतिक तंतु हम किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम ये जानेंगे कि वो फाइबर्स, वो तंतु जो आपको सजीव जगत से मिलते हैं, वो नेचुरल, जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। और ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या आपको जंतुओं से भी मिल सकते हैं या आपको पेड़ पौधों से भी मिल सकते हैं। तो अगर जंतुओं से मिल रहे हैं तो आपके एनिमल फाइबर की कैटेगरी में आएंगे, और अगर पेड़ पौधों से मिल रहे हैं तो प्लांट फाइबर की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर हम बात करें फाइबर्स सच एज कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन है और जूट है वो आपको पौधों से मिलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें वूल और सिल्क एंड सिल्क आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। जो आपका वूल है, जो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो जो ऊन है, ऊन आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन जो है वो भेड़ों के बाल से ऊन बनाए जाते हैं। तो वो और आपका सिल्क वर्म की मदद से जो सिल्क बनता है, तो ये दोनों क्या है, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। ये एनिमल ओरिजिन है, यानी कि ये हमें जंतुओं से मिलता है। वूल यानी कि ऊन जिसकी हम बात करते हैं, वूल इज प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड गोट। ज्यादातर ऊन जो है
वैसे तो विभिन्न प्रकार का ऊन पाया जाता है, मार्केट में आता है, लैम्ब वूल आता है, और लेकिन जो मुख्य रूप से ऊन होता है वो भेड़ का ऊन होता है। और बकरी का भी, जो बड़े बड़े पहाड़ी उसमें जो बकरियां होती हैं बड़ी बड़ी जिनके बाल होते हैं, उनसे भी ऊन बनाया जाता है, उनके बालों से। तो अगर हम बात करें तो ऊन जो है यॉक से भी मिल सकता है, कैमल से भी, रैबिट से भी, कभी कभी खरगोश के बालों से भी ऊन बनाया जाता है ना। किससे किससे मिल सकता है आपका? शीप से, गोट से, याक से, कैमल से एंड रैबिट से। सिल्क है, सिल्क बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म्स दैट लिव ओनली ऑन मलबरी ट्रीज। शहतूत के पेड़ पर ही ये कीड़े मिलते हैं, सिल्क वर्म्स, जिन्हें हम रेशम कीट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ? ये केवल मलबरी ट्रीज पर ही रहते हैं। और जो सिल्क नाम का धागा है, तंतु है, वो हमें इसी रेशम कीट के कोकून से मिलता है ना। तो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, ये है आपका कपास का पेड़, ये है आपका कॉटन प्लांट, जहाँ पे ये बंद है अंदर, और जब ये फूलता है तो इस तरीके से कॉटन फाइबर्स के रूप में रुई मिलती है ना। इसके अंदर छोटे छोटे बीज भी होते हैं जिन्हें हम बिनौला कहते हैं। ये है आपका जूट, और ये आपका रेशम कीट आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो लंबे समय से बच्चों, बहुत लंबे समय से, सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो नेचुरल फाइबर्स हैं have been used by humans to make fabrics। बहुत पुराने समय में सिंथेटिक की जब बात आती है, आर्टिफिशियल की जब बात आती है, तो ये तो आपको नए ज़माने में, जब हम फैक्ट्रीज में बनना शुरू हुआ कोई भी सामान, तब से बनने लगे। लेकिन जो फैब्रिक्स के बनाने की परंपरा थी, बहुत पुराने समय से ही हम प्राकृतिक तंतुओं का इस्तेमाल करते रहे हैं और मनुष्यों के लिए उसके कपड़े बनते रहे हैं। नेचुरल फाइबर्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मेक फैब्रिक। हम प्राकृतिक तंतुओं का इस्तेमाल बहुत पहले से कर रहे हैं, है ना। और सिंथेटिक फाइबर्स पिक्चर में कब आए? सिंथेटिक फाइबर्स पिक्चर में तब आए, सिंथेटिक फाइबर्स केम इनटू द पिक्चर अबाउट अ सेंचुरी एगो। कोई बहुत पुराने समय की बात नहीं है, कुछ 100-200 साल पहले ही ये सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये आए। अब ये हम कह सकते हैं कि हमारी आज़ादी के पहले तक किसी भी प्रकार का कृत्रिम कपड़ा हमारे देश में नहीं होता था। हमारे देश में आप सभी को पता है कि गांधी जी जो है वो चरखे पर अपना कपड़ा, यानी कि अपना धागा चरखे पर कताई करते थे, और उससे ही बनी हुई धोती वो जीवन पर्यंत पहनते रहे, है ना। और जो लोग भी सूट बूट पहनते थे तो वो कपड़े हमेशा बाहर के होते थे, इम्पोर्टेड होते थे। मतलब वो हमारे भारत देश में उसकी वो उनकी फैक्ट्रीज नहीं थी, वो नहीं बनते थे। तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई, जब उसमें रिवोल्यूशन आया, तब लगभग 100 साल पहले ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो पिक्चर में आए हमारे भारत देश में। सिंथेटिक फाइबर्स में क्या हुआ बच्चों? सिंथेटिक फाइबर्स जो थे वो एक प्रकार के कृत्रिम धागे थे। सिंथेटिक फाइबर्स जो थे वो कृत्रिम धागे थे, यानी कि वो नेचुरली नहीं मिल रहे थे, आपको मनुष्यों के द्वारा कोशिश के उपरांत फैक्ट्रीज में केमिकल्स का यूज करके बनाए जा रहे थे, है ना। तो ये तो नेचुरल फाइबर्स की बात हो गई, जिसमें हमने कपास की बात करी, जिसमें हमने जूट की बात करी। अब अगर हम बात करें कपास, तो कपास से सबसे ज्यादा क्या होता है? जो कॉटन के कपड़े हैं, जिसको हम कहते हैं प्योर कॉटन के कपड़े जो है वो कपास जो तंतु है इससे धागा बनाया जाता है, और उन धागों से जो कपड़ा बनता है वो कॉटन का कपड़ा कहलाता है। कॉटन का कपड़े का नाम कॉटन क्यों पड़ा? क्योंकि वो इसी कॉटन प्लांट के तंतुओं से बनता है। उसके अलावा बहुत प्रकार के आपने झोले देखे होंगे, बैग्स देखे होंगे, बहुत डिजाइनर वैरायटीज के, वो जूट से बनते हैं। और सिल्क की साड़ियां भी आपने देखी होंगी, वो सिल्क वर्म
जो है कोकून, उसका जो है कोकून के अंदर जब सिल्क वर्म जो है वो कोकून होता है, कोकून पे सिल्क वर्म एक ऐसा छोड़ता रहता है प्राकृतिक तंतु जो धागे जैसा होता है। फिर उसको, अब ये सोचने की बात है, इसमें थोड़ा सा जो सिल्क वर्म है, इसका कोकून जो है, कोकून पर धागा ये सिल्क का लिपटा हुआ रहता है। और बच्चों, जब इसको बहुत उबलते हुए पानी में डाला जाता है तब जाके ये धागा अलग हो जाता है, लेकिन उस कोकून के अंदर जो कीट है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पता नहीं कितने सिल्क वर्म्स जो है खत्म होते हैं तब जाके सिल्क जो है वो मिलता है। तो सिल्क, उसके बाद हम बात करें अगर सिंथेटिक फाइबर्स की, यानी कि कृत्रिम तंतुओं की यदि बात की जाए, तो मैन मेड फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। वो फाइबर्स, वो तंतु जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, हम उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। दे आर मेड बाय कैरिंग आउट रिएक्शंस बिटवीन वेरियस केमिकल्स। और ये कैसे बनाए जाते हैं? अलग अलग केमिकल्स में जो रिएक्शंस होते हैं उससे हम सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट इजीली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो ये कृत्रिम तंतु हैं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा बहुत जल्दी इन पर प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है नेचुरल फाइबर्स की तुलना में। जैसे हम बच्चों सिंथेटिक बात कर लें, अगर हम प्लास्टिक की बात कर लें, तो जैसे लोहे में जंग लगता है पर प्लास्टिक को जल्दी कोई नुकसान नहीं होता है ना। एक उदाहरण के तौर पे देख लें कि जो लोहा है वो प्राकृतिक धातु है, तो उसमें जंग लग जाती है, उस पे मौसम का असर होता है। समय के साथ बहुत समय तक पड़ा रहे तो उसमें जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक आपने देखा होगा, बहुत लंबे लंबे समय तक भी प्लास्टिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों का नेचुरल फाइबर्स पर तो बहुत प्रभाव होता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स पे इतना ज्यादा उसका असर नहीं होता। रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कृत्रिम तंतुओं के, और इन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यानी सूक्ष्म जीवों का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं वो नेचुरल फाइबर्स की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं, है ना। तो पुराने टाइम में, ओल्डन टाइम्स में हम देखें, जो हमारे योद्धा होते वो आर्मर्स पहनते थे। आपने बहुत बार, अब हम ऐसे तो योद्धाओं को, हम हमारे समय में योद्धा नहीं होते, राजाओं का राज भी नहीं होता है, लेकिन हमने मूवीज में देखा होगा, बहुत बार लड़ाई करते हुए मूवीज में हमने देखा होगा कि योद्धा जो है वो पहनते थे अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। क्योंकि जब योद्धा होते थे तब गोली बारूद नहीं होता था, तब तलवारों से लड़ाई होती थी, तो वो आर्मर्स पहनते थे, है ना। ये आर्मर्स कैसे बनते थे, है ना। ये आर्मर्स बनते थे स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स ज्वाइंड बाय थिन मेटल वायर्स, यानी छोटे छोटे पीसेस धातुओं के ही तार से बांधे जाते थे, और उसके बाद फिर आर्मर्स तैयार होते थे। मेटल्स वर यूज्ड बिकॉज द पर्पस ऑफ द आर्मर्स वाज टू प्रोटेक्ट द वॉरियर्स फ्रॉम वेपन्स सच एज स्वॉर्ड्स एंड एरोज। में धातुओं का इस्तेमाल होता था क्योंकि वो ताकि वो तलवारों से और तीर से योद्धा की रक्षा कर सके, है ना। तो आनेंगे सबसे पहले ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन एंड जूट फाइबर्स। कॉटन और जूट के तंतु जो हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं और उनकी प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं, किस तरह से उस फाइबर से फैब्रिक बनता है, उसको हम जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े विभिन्न प्रकार के आप देखते हैं, वो किससे बनते हैं? वो तंतुओं से बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं। फैब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर्स। तो फाइबर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक।
फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हमने बात कर ली है। प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम तंतु होते हैं। कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। सूती कपड़ा जिसको हम सूती कपड़ा कहते हैं, कॉटन एंड जूट, ये जो जूट होते हैं, आर नेचुरल फाइबर्स, ये प्राकृतिक तंतु हैं, एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये दोनों हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉटन और जूट ये दोनों हमें पौधों से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। यानी जूट का भी पेड़ होता है और कॉटन का भी प्लांट होता है, जिसको हम कपास का पौधा कहते हैं। कपास का भी पेड़ होता है, उसमें रुई के जैसी चीज हमें मिलती है और उससे हम धागा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉटन जो है, हम डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों फाइबर्स हैं ये किस तरह से, हाउ दीज fibers are obtained and how they are processed to make fabrics। किस तरह से ये दोनों फाइबर्स हमें मिलते हैं और इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है जिससे ये कपड़े के रूप में बदल जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कॉटन क्या है? कॉटन, सबसे पहले हम बात कर लेंगे बच्चों कॉटन के बारे में। कॉटन क्या है? जिसको हम सूती कपड़े के नाम से जानते हैं। कॉटन इज अ सॉफ्ट फैब्रिक, बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है जो आपको कॉटन प्लांट से, कपास के पौधे से मिलता है। क्योंकि रुई ही सॉफ्ट होती है तो उससे बनने वाला फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट होता है। और इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन द एंटायर वर्ल्ड, और समस्त विश्व में इसकी खेती की जाती है। कॉटन प्लांट की खेती की जाती है पूरे विश्व में, है ना। और इसके लिए कैसी कंडीशंस होनी चाहिए? इसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, द कंडीशंस दैट आर बेस्ट फॉर इट्स कल्टीवेशन आर ब्लैक सॉइल। जहाँ पे कपास की खेती होती है वहाँ पे मिट्टी काली होनी चाहिए और गर्म वातावरण, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। वहाँ की मिट्टी काली होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट वहाँ का होना चाहिए। तो हमारे भारत देश में कपास ज्यादातर कहाँ पे कल्टीवेशन होता है कपास का? वो होता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, जहाँ पे काली मिट्टी होती है और वातावरण जो है वो गर्म होता है। गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एंड तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पे कॉटन की प्राइमरीली खेती होती है। यहाँ पे ये मुख्यतः उगाए जाते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। जो कॉटन है ये आपका कपास के पौधे से, उस कपास के पौधे में जो फल लगता है उस फल से आपको कॉटन या कपास मिलती है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उस फ्रूट के बाहर ये कॉटन जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। आफ्टर द फ्रूट मैच्योर्स, जब फ्रूट मैच्योर होता है, द बॉल बर्स्ट्स, वो गोल गोल सी फ्रूट जैसी संरचना होती है और जब वो फट जाती है, जब वो डेhiscence हो जाता है उसमें, जब वो फट जाती है मैच्योर होने के बाद, तो उसमें कॉटन जो है वो कॉटन फाइबर्स आप तब उसको इजीली देख सकते हैं। और उसके अंदर कॉटन के सीड्स, छोटे छोटे कॉटन के सीड्स जो है वो छुपे हुए होते हैं। कभी आपने अगर कपास के पेड़ में कपास को देखा हो तो कपास के अंदर काले रंग के छोटे छोटे बीज छुपे हुए होते हैं, लेकिन इनको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते। बिफोर कॉटन कैन बी यूज्ड टू मेक थ्रेड्स और क्लोथ्स, it first needs to be separated from the cotton seeds around which the cotton fibers are present। तो क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें कॉटन सीड्स को कॉटन फाइबर्स से अलग करना होता है ना। जब हम उनको अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। और ये जो गिनिंग की प्रोसेस है, इससे हम कॉटन को, कॉटन के बिनौलों से, कॉटन का जो बीज होता है, कपास का जो बीज होता है उसे हम कहते हैं बिनौला। तो बिनौले से फाइबर को अलग करने की जो प्रोसेस है वो गिनिंग कहलाती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है,
आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, चित्र में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कॉटन सीड्स से कॉटन को अलग कर रहा है। इन दिस प्रोसेस सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन बाय कॉम्बिंग। एक कंघे के जैसा उसके पास सामान है जिसकी बनावट कंघे के जैसी है, उससे वो कॉटन को यानी कॉटन फाइबर्स को कॉटन के बिनौलों से या कॉटन सीड्स से अलग करने की कोशिश कर रहा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि क्या कर रहा है वो, कॉटन की सीड्स को, कॉटन के बिनौलों को कॉटन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फाइबर्स को वो अलग करने की कोशिश कर रहा है ना। इसको हम कहते हैं काटना। स्क्रीन में देख पाए, अगर कॉटन का जो खेती जहाँ पे होती है, खेत बिल्कुल कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ता है ना। कॉटन फील्ड यानी कपास का खेत लुक्स लाइक अ स्नो कवर्ड रीजन व्हेन द कॉटन इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। जब कॉटन की हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो वो एरिया जहाँ पे कपास की खेती हो रही होती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा बर्फ से ढका हुआ है वो एरिया, है ना। बहुत गर्म वातावरण में भी ऐसा लगता है कि जैसे उस खेत में बहुत सारी बर्फ पड़ी हो, और बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो जब इस तरीके का खेत में हाल हो जाता है, तब उसमें उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तब कपास को पेड़ों से अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद गिनिंग की प्रोसेस से कॉटन सीड्स को कॉटन से अलग किया जाता है, और उसके बाद फिर धागे के रूप में परिवर्तित करने के बाद उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो आप स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं, ये ऊपर वाली प्रक्रिया एक कंघे के जैसी कोई संरचना है जिसकी बनावट एक कंघे के जैसी, उसको हम कहते हैं कॉम्बिंग। वो उससे ही उसके कॉटन के बिनौलों को अलग कर लिया जाता है और कॉटन को अलग कर लिया जाता है। अब क्या होता है बच्चों, जब आपका गिनिंग की प्रोसेस से कॉटन के फाइबर्स अलग हो जाते हैं और बीज अलग हो जाते हैं, कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग आर देन स्पन इनटू यार्न्स। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन्हीं कॉटन फाइबर्स को इस प्रोसेस के द्वारा यार्न्स के रूप में बदला जाता है, यानी धागों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। द प्रोसेस बाय विच यार्न्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर्स इज नोन एज स्पिनिंग। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम स्पिनिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो स्पिनिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है, फाइबर्स से फैब्रिक का निर्माण होगा, लेकिन उसके पहले फाइबर्स से पहले बनते हैं धागे, और धागों के बाद फिर धागों से बनेगा कपड़ा। तो पहले तंतु आया हाथ में, तंतु से बना धागा, और धागे से बनेगा कपड़ा। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं कि जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स किस तरह से परिवर्तित होते हैं धागे में, वो प्रोसेस होती है स्पिनिंग। तो स्पिनिंग की सबसे पहले क्या प्रोसेस हुई, गिनिंग की प्रोसेस हुई। गिनिंग की प्रोसेस में एक कंघे जैसी चीज से गिनिंग करके क्या किया गया, कपास के बीजों को कपास से अलग कर दिया गया, और उसके बाद फिर प्रोसेस आई स्पिनिंग की। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं क्या, बहुत पुराने समय का जिसको हम कहते हैं हस्त निर्मित मशीन, हैंडमेड मशीन हम इसको कह सकते हैं। बहुत साधारण इंस्ट्रूमेंट के रूप में मैनी सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड इन द ओल्डन डेज टू मेक यार्न्स बाय कॉटन। कॉटन से धागा बनाने के लिए बहुत साधारण मशीन का यूज किया जाता था। तो दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जानेंगे। टू सच इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड तकली एंड चरखा। आज के समय में ये नहीं होता, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी बच्चों, तो उस टाइम पे क्लास 5th में बोर्ड का एग्जाम होता था, है ना। क्लास 6th में बोर्ड का एग्जाम होता, क्लास 5th में, कक्षा 5वीं में बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था। और उस टाइम पे प्रोजेक्ट के रूप में क्या मिला कि मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, मिट्टी के फल फ्रूट बनाने हैं, यानी कि मिट्टी से आम बनाना है, संतरा बनाना है, और उसको कलर करके प्रोजेक्ट के रूप में दिखाना था। और तकली से हमें धागा भी काटना सिखाया गया था।
तकली से धागा भी काटना सिखाया गया था। तकली में क्या, बीच में एक डंडी होती थी और उसके बीच में एक कैप के जैसी संरचना लगी हुई होती थी, है ना। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो बहुत इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, वो क्या करते थे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो केवल अपने ही हाथ से बनाए गए वस्त्रों को ही पहनते थे, इसीलिए वो जीवन भर केवल धोती पर ही निर्भर रहे। वो किस पर निर्भर रहे, कपड़े के रूप में केवल वो धोती ही पहनते थे। द यूज ऑफ चरखा, उन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया। चरखा, ये जो सामने नीचे आपको दिखाई पड़ रही है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है चरखा। द यूज ऑफ चरखा वॉज मेड पॉपुलर बाय मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी का मतलब हमारे बापू महात्मा गांधी। तो जब भारत देश की आजादी का स्ट्रगल चल रहा था, आजादी का संघर्ष चल रहा था, उस समय पे मोहनदास करमचंद गांधी ने चरखा के उपयोग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने इंडियन पीपल को, यानी भारतीयों को ये समझाया कि बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं उनको मत खरीदो, है ना। उनको ये बोला कि अपने घर में जो कॉटन प्लांट से जो खादी का कपड़ा बनता है उसको ही पहनिए और मशीन से बने कपड़ों का बहिष्कार कीजिए। उन्होंने क्या समझाया भारतीयों को, उन्होंने ये समझाया ही डिस्करेज्ड इंडियन पीपल फ्रॉम बाइंग द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। क्योंकि उस समय पे क्या था, उस समय में हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी ने सबको सुझाव दिया कि आप क्या करें, जो विदेशी लोग व्यापार के बहाने से आ रखे हैं हमारे देश में, उनको क्या करें, व्यापार ना करें, है ना। उनको व्यापार को बढ़ावा ना दें, किस तरह से उनको नुकसान में लाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी घर में जो होम स्पिन, यानी घर में जो कपास से तंतु बना है उससे जो कपड़ा बने उसको ही पहने, खादी को बढ़ावा दें और ब्रिटेन में मशीनों से बनने वाले कपड़ों को बढ़ावा ना दें। तो आजकल क्या रहा है, स्पिनिंग जो है वो मशीन्स के थ्रू हो रही है और बहुत फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है। पर जब महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी खुद के चरखे से ही कता हुआ कपड़ा हमेशा पहनते थे। बच्चों, आज की क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा आपने जानी कि किस तरह से कपास ने यात्रा करके कपड़े तक अपने आप को, रूप को बदला और किस तरह से कपास से जो फल निकलता है उससे किस तरह से कपास को अलग किया जाता है, कपास के बिनौलों को अलग किया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग के द्वारा उससे तंतु निर्माण होता है, यानी धागा बनता है और धागे से ही फिर कपड़ा बनता है, जो किसका, जो प्राकृतिक तंतु से बने हुए प्राकृतिक कपड़े की कैटेगरी में आता है, जो हमको मिलते हैं प्लांट्स से। आज के क्लास में इतना ही। इसी फाइबर टू फैब्रिक की यात्रा को हम जारी रखेंगे अगले सेशंस में भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।